सिंपल सिंपल सा टॉपिक है आज, और ज़्यादातर जो है इनमें वो रीडिंग है रादर देन कॉन्सेप्ट। और इसमें जो है वो आपको चंद चीज़ें नज़र आएंगी बाकायदा तौर पे कि जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। जैसे अब हमने जो शुरू करना है टॉपिक दैट इज़ एक्चुअली सिलिएट्स, ठीक है। यहाँ पर अब अगर मैं दोबारा से एक दफ़ा जो है वो आपको यहाँ पर, सॉरी मैंने अभी तक बोर्ड नहीं ओपन किया, हाँ जी, अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को दोबारा से एक दफ़ा वो सारी क्लासिफिकेशन जो हम ड्रॉ किया करते हैं वो दिखाऊं, तो चला गया एक्सकेवेटर क्यों कल जो हमने की थी। जी, ठीक है। यहाँ पर हम पहुंचे थे एपी कम्प्लेक्सन्स, हमने एल्व्यूलेट्स, या दूसरे अल्फाज में जो हमारे इसमें मिलर हार्ले में इसका नेम है वो क्या है, वो है क्रोम एल्व्यूलेट्स, वो हम स्टडी कर रहे थे। और इसमें हमने डायनोफ्लैजिलेट स्टडी किए थे, विच आर 50%, विच ग्रुप इज 50% ऑटोट्रॉफिक एंड 50% हेटरोट्रॉफ्स। एपी कम्प्लेक्सन हेटरोट्रॉफ है पर्टिकुलरली, और ये क्या है, खास तौर पर पैरासाइट्स हैं, इनके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन पढ़ी थी। आज हमने जो शुरू करना है वो है सिलिएट्स, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो मिलर हार्ले में एपी कम्प्लेक्सन्स के बारे में डिस्कशन रह गई है उसको देखते हैं। यहाँ पर कुछ मजीद मजीद डिजीजेज जो हैं वो इन्होंने दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल एक एक करके देखते हैं। अ, अब कॉक्सिडियोसिस, ये पोल्ट्री की डिजीज है। कॉक्सिडियोसिस यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। और ये दो जेनेरा हैं, आइसोस्पोरा और एमेरिया। ये दो हैं जो पोल्ट्री के लिए खासे खतरनाक होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से कॉक्सीडियन ही है, कॉक्सीडियोसिस वो डिजीज़ है जो कॉक्सीडियन ग्रुप है उसके ज़रिए होती है। तो कॉक्सीडियन में एक और है क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये एक अपॉर्चुनिस्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको एक बात यहाँ से आपके साथ डिस्कस करूँगा। बेटा, जब आपका इम्यून सिस्टम लो होता है ना, तो बहुत से अपॉर्चुनिस्ट ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो कि आते हैं और आकर अच्छा खासा हमें जो है वो परेशान करते हैं। इसको मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका इम्यून सिस्टम कोरोना के नतीजे में वो हुआ है, कंप्रोमाइज़ हुआ है। पिछले दिनों मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनकी तहरीर पढ़ी, तो वहाँ लिखा हुआ था कि कोरोना पेशेंट्स को ख़ास किस्म की फंगल डिज़ीज़ दिखने में आ रही है। सानिया, आप ऑन होल्ड क्यों हैं बेटा? सानिया कह रहा हूँ, समीना, आपका ऑन होल्ड लिखा आ रहा है बेटा, इसको ठीक करें या कोई टोके दोबारा एंटर हो। एक बहुत ही पर्टिकुलर किस्म की फंगल डिजीज देखने में आ रही है कोरोना पेशेंट्स में, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि ये जो फंगल डिजीज है ये आ क्यों रही है और इसके क्या नताइज निकलेंगे। और बाद में क्या पता लगा, पता ये लगा कि वो तमाम लोग जिनको कोरोना हुआ है और ख़ास तौर पर जिनके वाइट ब्लड सेल्स कम हुए हैं, वो लोग जो हैं उनको ये इशू आ रहा है कि उनका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, लो हो जाता है, और अपॉर्चुनिस्ट फंगस जो हैं वो बॉडी के अंदर और स्किन के ऊपर इस तरह की डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा कॉज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारा इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होने पे हमारी अच्छी खासी खबर लेते हैं। जैसे हमें तो वो बैक्टीरिया नहीं छोड़ते जो हमारे अंदर सिम्बायोटिकली रह रहे हैं। इधर डेथ होती है, उधर वो हमारी बॉडी को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में बॉडी में गैस भर जाती है, बॉडी फूल जाती है। ये एक अजीब सी बात है, ठीक है, लेकिन होता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इनमें आपके सामने है कि अपॉर्चुनिस्ट ऑर्गेनिज्म, अब ये जो क्रिप्टोस्पोरिडियम है कॉक्सीडियन ही है, ग्रुप इसका कॉक्सीडियन ही है, लेकिन ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपॉर्चुनिस्ट है। और क्रोनिक डायरिया ये कॉज करता है ड्यूरिंग एड्स, ठीक है। इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल्स के हवाले से लिखा हुआ है। फिर एक और डिजीज देखिए, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये भी इन्हीं वजह से होती है, और ह्यूमंस और बर्ड्स की है। फिर उसके बाद कैट्स में इसकी रिप्रोडक्शन होती है, और कैट्स में रिप्रोडक्शन होने के बाद अगर हम कैट्स की प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं करवाते, कैट्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो पालतू कैट्स के ज़रिए ये हो सकती है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो हो सकती है। इसी तरह से टॉक्सोप्लाज्मोसिस बाकी मैमल्स के ज़रिए हो सकती है अगर आपका फूड प्रॉपर्ली कुक ना हो। मैं पिछले दिनों एक गुफ्तगू कर रहा था, आप लोग भी शायद मेरी इस बात से जो है थोड़ा-सा इत्तेफ़ाक करेंगे कि जो फ़ास्ट फूड होता है ना उसके बारे में,
कि फास्ट फूड जो है वो कोई ऐसी डेंजरस चीज़ है नहीं जिसके बारे में कहा जाता है कि फास्ट फूड जो है वो इंतहाई खतरनाक है, फास्ट फूड हमें नुकसान पहुंचाएगा, फास्ट फूड हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह। कुछ ऐसा नहीं है। दो चीज़ें हैं जो फास्ट फूड के नतीजे में हमें नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो फास्ट फूड में है वो चांस ऑफ बीइंग रिमेनिंग अंडर कुक्ड, पूरी तरह ना पका होना गोश्त का। ये बहुत ज़्यादा इम्कान होता है फास्ट फूड में, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन दूसरा जो लॉन्ग टर्म नुकसान होता है फास्ट फूड का, वो क्या होता है? वो ये होता है कि हम फास्ट फूड को वाक़ई फास्ट समझते हुए इस तरह खाते हैं जैसे कोई अभी तेज़ी से आएगा और हमसे छीन के ले जाएगा। हम इस तरह से फास्ट फूड खाते हैं। अगर आप फास्ट फूड, वैसे तो उसका नाम फास्ट फूड क्यों रखा गया था? ज़ाहिर है जल्दी से पक जाते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो फास्ट फूड हैं, ये बेसिकली नुकसानदेह तब ज़ाहिर होते हैं, जब आप इनको वाक़ई इस तरह खाते हैं कि ये आपसे छीने जाने वाले हैं और आप जितना अवेलेबल होता है खा लेते हैं। अब ऐसी सूरत में वो आपके स्टमक को भी तंग करता है और आपके वज़न को भी तंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेट एक शॉर्मे से भी भर जाता है। तजुर्बा करके देखिए मेरे कहने पे, एक शॉर्मे से भी पेट भर जाएगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, जल्दी से एक शॉर्मा खत्म किया, अगला ले आओ। अब जब ये सूरत-ए-हाल आती है ना, ख़ास तौर पे वो लोग जो वैसे ही फूडी हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोग हैं कि नहीं, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो हैं। अ, आप में से नहीं, लेकिन इसी क्लास में। अच्छा, तो उन लोगों को नुकसान ये होता है कि वो जब खाना शुरू करते हैं तो उसके बाद देखते नहीं हैं कि पेट अपना है या नहीं है, पैसे अपने लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। वो वक़्ती तौर पर जो बस अवेलेबल होता है, उसको उतारने की करते हैं, बाकी देखी जाएगी पेट के साथ क्या होता है। तो यही जो प्रॉब्लम होता है, उसके बाद फिर आपको आप ओवर ईटिंग करते हैं और ओवर ईटिंग के नतीजे में फिर आपकी बॉडी के अंदर स्टमक में ब्लोटिंग होती है, यानी पेट का फैल जाना, ख़ास तौर पे स्टमक का फैल जाना, ये ब्लोटिंग कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उन लोगों का जिनका पेट निकला हुआ होता है। ब्लोटिंग शुरू हो जाती है स्टमक में। तो फ़ास्ट फ़ूड में जो इन्होंने अभी बात की वो है बेसिकली अंडर कुक्ड फ़ूड, अगर आप जो है वो खाते हैं, और ये इसीलिए ये जो पिग्स वग़ैरह हैं और इस तरह के ऑर्गेनिज़म्स हैं, इनको प्रॉपर्ली नहीं पकाया जाता। हम तो अपने फ़ूड को जो घरों पे पकाते हैं, हम तो उस बेचारे ज़िबा-शुदा जानवर की भी तबीयत साफ़ करते हैं, इस तरह खाना पकाते हैं। घरों के खाने जो हैं वो 0.1% चांस होता है कि अंडर कुक्ड रह जाएँ। हाँ, अगर आप पुराना खाना यूज़ कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा-सा मसला हो सकता है कि उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई हो। अदरवाइज़ घरों के खाने आम तौर पर ऐसे नहीं होते। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसी तरह टॉक्सोप्लाज़्मोसिस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई फीमेल जो है वो इन्फेक्ट हो जाती है, तो कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज़्मोसिस होती है। कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज़्मोसिस बेसिकली वो टॉक्सोप्लाज़्मोसिस है जो बाय बर्थ होती है, ठीक है? जिसमें बाज़ औक़ात स्टिल बर्थ्स हो जाती हैं और साथ ही अबॉर्शंस भी हो जाती हैं, ठीक है? फिर ये तमाम डिफरेंट डिज़ीज़ेज़ हैं जो इनके नतीजे में, ये तमाम एपिकम्प्लेक्सेस हैं। मैंने इसीलिए आपको ये जो ये मैंने जब ओपन किया ना तो मुझे याद आया, मैंने आपको कहा था इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पैरासाइट्स, ये सारे एपिकम्प्लेक्सेस हैं। तो ये हमें अच्छा खासा परेशान करते हैं अपना फूड लेने के चक्कर में। अब आइए सीलिएट्स पे। सीलिएट्स जो हैं, इनके बारे में एक बात तय है कि ये वो वाहिद ग्रुप है जिनके अंदर सीलिया होते हैं, और ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियंस के मुताबिक ये वो वाहिद ग्रुप है जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं जो है वो और मिसालें भी ढूँढूँ। मुझे एक रिसर्च पेपर के मुताबिक एक ग्रुप और मिला जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, और वो है फोरामेनिफेरन्स। ये मैं देख रहा था, साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट में देख रहा था। मुझे फोरामेनिफेरन्स मिले जिनमें इम्कान ये है कि शायद 2 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। लेकिन जो सिलिएट्स हैं, ये इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर शुमार होता रहा है, और वो क्या है कि इनके अंदर डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई होते हैं। अब डाइमॉर्फिक क्या होता है? डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई का मतलब है टू शेप न्यूक्लियाई, ठीक है? 2 तरह न्यूक्लियाई हैं और दोनों की शेप जो है वो डिफरेंट है। ये डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई होते हैं, और डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई आम तौर पर हमने पहले भी इस हवाले से बात की हुई है कि मैक्रो न्यूक्लियाई और माइक्रो न्यूक्लियाई 2 तरह के होते हैं। मैक्रो न्यूक्लियाई आम तौर पर सिर्फ़ प्रोटीन सिंथेसिस करता है,
आरएनए बनाता है, डीएनए जो है वो उसकी सॉरी आरएनए की ट्रांसलेशन करता है। ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो मैक्रोन्यूक्लियस के जरिए होते हैं। माइक्रोन्यूक्लियस को एक हाइबरनेटिंग न्यूक्लियस इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ये तब तक वर्किंग नहीं करता जब तक उसकी बारी नहीं आ जाती, रिप्रोडक्शन की बारी नहीं आ जाती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो ये एक आपके सामने ऑर्गेनिज्म आया करता है जिसको आप आमतौर पर कहा करते हैं क्या? आप आमतौर पर इस ऑर्गेनिज्म को कहा करते हैं पैरामीशियम। इसको हमेशा जो है वो कोशिश ये करते हैं कि इसको जूते की शेप का बनाएं, विच हैज़ टू न्यूक्लियाई, वन इज लार्जर एंड वन इज स्मॉलर। और उसके अलावा एक और चीज़ इनमें होती है जो कि आपने पीछे भी एक ग्रुप में देखी है, वो ये है कि दे हैव ए ग्रूव। इनके अंदर ग्रूव मौजूद होता है। बेशक ये जो हैं वो नॉन एक्सकेवेट्स हैं, ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि एक्सकेवेट्स में भी ऐसा ग्रुप है जो कि जिनके अंदर ग्रूव नहीं होता। ठीक है, कौन सा ग्रुप है, याद है किसी को? नेम बता दें। सर पैराबैसिलिया। वेल डन, शाबाश। जी बिल्कुल, पैराबैसिलिया, जिनके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया था हाइड्रोजिनोसोम। ठीक है, जो कि एनारोब्स हैं और उनका माइटोकॉन्ड्रिया रिड्यूस्ड होता है। तो एक्सकेवेट्स ये हैं नॉन एक्सकेवेट्स, एक्सकेवेट में नहीं आते, लेकिन इनके अंदर फिर भी जो है ये साइटोफेरिंग्स मौजूद होता है जिसको आप साइटोस्टोम कहते हैं। ये इनके अंदर मौजूद होता है, साइटोफेरिंग्स। तो ये इसके ज़रिए जो है वो खाते हैं और इनकी जो फूड जो है वो जब एक दफ़ा यहाँ से ये खा लेते हैं तो उसके बाद वो फूड अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट हो जाने के बाद वो फूड जो है वो जितना फूड आपने बॉडी में पहुँचाना होता है वो फूड डिवाइड कर दिया जाता है बॉडी के अंदर। उसके बाद अगले स्टेप पे क्या होता है कि जब एक दफ़ा उसको पहुँचा दिया जाता है, देन द फूड इज़ सिक्रेटेड बाय द हेल्प ऑफ साइटोपाइज। साइटोपाइज इसके ज़रिए जो है वो आप इसको फूड को बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जो इनका यूनिक फीचर है जिसकी वजह से आप इनको कहते हैं कि ये सीलिएट्स हैं, वो इनके सीलिया हैं। और सीलिया जो है ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गन्स हैं इस लिहाज से कि इनको स्टडी करते हुए पता लगता है कि ये जो है वो कितना डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। ख़ास तौर पर ये जो सीलिया होते हैं इनके बारे में एक दो बातें जो है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो अगर आप सीलिया को पढ़ते हैं तो जो सीलिया है उनका स्ट्रक्चर अगरचे आपके बुक में यहाँ मिलर में या कैम्बल में गिवन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये टू फाइब्रिल्स होते हैं असल में। एक हाफ फाइब्रिल होता है, एक फुल फाइब्रिल होता है। ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे, फिर इसी तरीके से अगला फाइब्रिल स्टार्ट होता है, अगला हाफ फाइब्रिल, फिर फुल फुल फाइब्रिल होता है, फिर ऐसे, फिर अगला हाफ फाइब्रिल होता है। ये टोटल 9 होते हैं। इससे आपको क्या पता लगता है, असल में ये बने हुए हैं सेंट्रियोल के डिजाइन पे। और सेंट्रियोल जो है वो किससे बने हुए होते हैं, आमतौर पर माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। तो ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से ही बने हुए हैं। आई एम ड्राइंग द एक्चुअली द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सेंट्रियोल। ठीक है, ये हाफ फाइब्रिल हो गया और उसके आगे ये फुल फाइब्रिल हो गया। ये मैं कंप्लीट नहीं बना सका, लेकिन दरमियान में दो कंप्लीट फाइब्रिल्स इनके होते हैं। अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है बेटा कि ये जो सिलिया होते हैं ये एक्चुअली साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल की एक्सटेंशन होते हैं। यानी आप इसको यूं कह लीजिए कि दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्लैजेला है ना। अब आपने यूकैरियोटिक फ्लैजेला के बारे में क्या बात की हुई है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में जो बड़ा बुनियादी डिफरेंस आपने पढ़ा था वो ये था कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला साइटोप्लाज्म के अंदर से माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक्सटेंशन होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो है वो प्रोटीन फॉर्म्ड होता है, प्रोटीन के जरिए बना हुआ होता है। 21 डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं उसकी। ठीक है, तो ये जो क्या मैं कह रहा था, हाँ, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये भी एक्चुअली जो है वो, या सीलिया, ये भी एक्चुअली इसी की एक्सटेंशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये एक सीलिया ड्रॉ करता हूँ, ये एक सीलियम है, ये एक सीलियम है। सो इट इज एक्चुअली अराइजिंग फ्रॉम इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके इर्द गिर्द से प्लाज्मा मेम्ब्रेन गुजर रही है, ऐसे यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन गुजर रही है और ये सेल के अंदर से नमूदार हो रहा है। ठीक है, और आगे जो इसका स्ट्रक्चर है वो जो उसने जो भी मूवमेंट करनी है वो इसने करनी होती है। तो ये इस लिहाज से इस तरह का स्ट्रक्चर है। और जो सीलिया होते हैं दे बीट, इनकी बीटिंग जो है वो इसको लोकोमोट करवाती है, इनको लोकोमोशन करवाती है, यानी कि ये अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। दो तरह की टर्मिनोलॉजीज हैं, आप लोग सीनियर बच्चे हैं, यकीनन आप लोगों के ज़हनों में ये टर्मिनोलॉजीज दोनों बड़ी वाजे होंगे। एक तो होती है मूवमेंट, दूसरी लोकोमोशन होती है। सो ये
लोकोमोशन जो है वो बड़े सही अंदाज से कर सकते हैं, लेकिन सीलिया आर नॉट ऑलवेज मेंट फॉर लोकोमोशन। ये जो चीज है इसमें आप जो है वो चौंक सकते हैं कि अगर सीलिया लोकोमोशन नहीं करवाएंगे तो फिर उनका क्या पर्पस हो सकता है। वही पर्पस जो सेसाइल ऑर्गेनिज्म में फ्लैजेला का होता है। सबसे पहले मुझे बताइए सेसाइल क्या होते हैं? हाँ जी, सर जो मूव नहीं कर सकते। मोर पर्टिकुलरली स्टैटिक। सेसाइल बेसिकली आप कहते हैं दे कैन नॉट लोकोमोट। इसको मोर पर्टिकुलरली बात करें, ठीक है, दे कैन मूव बट कैन नॉट लोकोमोट। अपने सीलिया वगैरह मूव कर सकते हैं, थोड़ी बहुत अपनी मूवमेंट कर सकते हैं। दे कैन मूव बट कैन नॉट लोकोमोट। इनके पास दो तरह के जो है वो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, फ्लैजेला। अब फ्लैजेला तो लोकोमोशन के लिए यूज होता है, हम कह रहे हैं सेसाइल लोकोमोशन नहीं करते, लेकिन फ्लैजेला। सॉरी समीना, क्या कह रही हैं आप? मुझे समझ नहीं आई समीना आपकी। आपकी आवाज काफी कट रही है बेटा। आवाज जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सॉरी आपकी आवाज़ कट रही थी इसलिए मुझे समझ नहीं आई बेसिकली ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे समझ आ गई अब। आप फॉर एग्जांपल इसको मिसाल ले लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म होता है जो सिलिएट्स का ही पार्ट है, जिसको आप कहते हैं स्टेंटर। ये स्टेंटर है, ठीक है। अब ये फिक्स्ड होता है, ये एक साइड से फिक्स्ड होते हैं। इनका जो सबस्ट्रेट होता है उसके साथ ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके सीलिया होते हैं, और ये उन सीलिया के जरिए ट्रैप कर लेता है डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म को, और उनको क्या कर लेता है, उनको इंजेस्ट कर लेता है। तो फ्लैजेला और सीलिया इन दोनों का काम बेसिकली, अगर ये सेसाइल ऑर्गेनिजम्स में है यानी फिक्स्ड ऑर्गेनिजम्स में है, तो इन दोनों का काम होता है मूविंग करंट्स टुवर्ड देमसेल्व्स। जो भी वाटर करंट होती है उसको अपनी तरफ इस तरह मूव करना कि उसके अंदर जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये उसको जो है उनको जो है वो उनको इंजेस्ट कर सके। और इनमें से बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं विच हैव अ पैरालाइजिंग टॉक्सिन। ऐसा सीलिया के अंदर ऐसा टॉक्सिन होता है, या सीलिया के जरिए इनके जो है वो इस तरह के बने हुए होते हैं कि ये जो है वो पैरालाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा आमतौर पर कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा आमतौर पर कॉन्सेप्ट ये है कि ऑल सीलिया आर सेपरेटेड। मतलब ये कि ये पूरा जो आपने जो बनाया, पैरामीशियम बनाया है, इसमें हर सीलियम दूसरे से अलग है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जो सिलिएट्स होते हैं दे कैन फॉर्म द ग्रुप्स ऑफ सीलिया। ये सीलिया के ग्रुप्स बना सकते हैं, और सीलिया के जब ये ग्रुप बनाते हैं तो ये ग्रुप जो हैं इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें मिलर हार्ले में, तो आपके पास ये लिखा हुआ है सिराए और ट्राइकोसिस्ट, ठीक है। ये सॉरी ट्राइकोसिस्ट वो नहीं है, आई एम सॉरी, ट्राइकोसिस्ट वो नहीं है। और इसको जो है वो ट्राइकोसिस्ट जो है इनके हवाले से वो डिफरेंट बात है, वो मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा सॉरी। सो ये यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट तरह ये लिखा हुआ यहाँ पे, ये देखिए, मिल गया मिल गया मिल गया। सेक्टोरियंस कुछ ऐसे पैरामीशियम होते हैं जो सबस्ट्रेट से अटैच रहते हैं, जैसे भी समीना ने कहा। दे पोजेस टेंटिकल्स हुज सिक्रीशंस पैरालाइज प्रे ऑफन सिलिएट्स और एमीबा। यानी अपनी ही तरह के सिलिएट्स या एमीबा को ये जो है वो पैरालाइज कर सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं? ये बेसिकली अपने जो सीलिया हैं उनके ग्रुप्स बना लेते हैं। ये देखिए, दे में ज्वाइन to form cirri which are used in movement. Alternatively, cilia may be lost from large region of a ciliate. अब इसमें जो है ये इनके ग्रुप्स बन सकते हैं, और इन ये मल्टीपर्पज यूज हो सकते हैं, ठीक है। और ये खास तौर पर टेंटिकल बना, ये अपने सिलिया यूज करते हुए टेंटिकल बना सकते हैं। अब सिलिया वर्सेस टेंटिकल,
ये एक बड़ी अजीब सी चीज है, मतलब टेंटिकल बड़ी डिफरेंट चीज होती है, ये बात मेरी याद रखिए। दे पोजेस टेंटिकल्स। अब इनके अंदर जो होते हैं टेंटिकल्स मौजूद हैं, और टेंटिकल असल में एक प्रॉपर ऑर्गन की फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन ये अपने जो है वो सीलिया के जरिए भी अपने टेंटिकल बना सकते हैं, और ये इसके अंदर ही जो है वो पॉइजन या जो भी टॉक्सिन वगैरह होना होता है वो इसी टेंटिकल के अंदर ही होता है, ठीक है। और ये जो है वो जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने जो भी इनके प्रे होते हैं उनको इसी तरीके से ये स्टन करते हैं, और स्टन करने के बाद उनको वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए सक्टोरिया। अब यहाँ पर ये टेंटिकल्स जो भी बन रहे हैं ये सीलिया की डिफरेंट फॉर्म्स के जरिए बन रहे हैं, सीलिया के ग्रुपिंग्स के जरिए जो हैं ये इन्होंने अपने टेंटिकल्स बनाए हुए हैं। ये तो खैर सीलिएट नहीं है, लेकिन यहाँ पर गिवन होंगे। ये खैर जो भी है ये है, इस तरह के जो है वो सेक्टोरिया यहाँ पर इन्होंने शो करवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये बड़ा पर्टिकुलर और जो है वो स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंट तरह के जो सिलिएट्स होते हैं वो ये काम भी करते हैं। फिर एक और इन्होंने स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ था जो कि मैंने कहा मैं बाद में आपको बताता हूँ, ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होता है। अब ये क्या चीज है ट्राइकोसिस्ट, ये मैं अभी आपको जो है वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये ट्राइकोसिस्ट होता क्या है। यहाँ इन्होंने शो करने की कोशिश अगरचे की है, लेकिन यहाँ पर जो ट्राइकोसिस्ट है वो उस तरह नजर नहीं आ रही। ट्राइकोसिस्ट के बारे में वो कहते हैं कि they are rod like or oval organelles oriented perpendicular to the plasma membrane. They have a golf T appearance. The pellicle can discharge trichocysts which then remain connected to the body by a sticky thread. अच्छा, अब ये क्या चीज है, मैं ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई है ना, इसी के जरिए मैं आपको अब ट्राइकोसिस्ट भी दिखाता हूँ। ट्राइकोसिस्ट क्या होता है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक अदद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसकी, पैरामीशियम की। उसके अंदर ये आपका जो है वो साइटोप्लाज्म है, पैरामीशियम का ये साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है इसका, इसके अंदर साइटोप्लाज्म से प्रिपेंडिकुलर कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो या ओवल शेप्ड होते हैं या रॉड शेप्ड होते हैं। ये जरूरत पड़ने पर इनको बाहर भी निकाला जा सकता है, ठीक है। और आपको पता है गोल्फ टी क्या होता है? गोल्फ टी वो चीज होती है जब गोल्फ खेलते हुए एक छोटा सा कप होता है जिसमें गोल्फ की बॉल रखी जाती है। आप लोगों ने वैसे कभी ना कभी जो है वो गोल्फ की शॉट मारते हुए किसी को देखा होगा, या अगर टॉम एंड जेरी देखी है तो उसमें भी ये होता है यहाँ पर, और इसके ऊपर आकर बॉल रखी जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं टी, ठीक है। ये गोल्फ टी पैरामीशियम में ये गोल्फ टी की अपीयरेंस का होता है, ऐसे गोल्फ टी की अपीयरेंस का होता है। और इसको प्रोटेक्शन, इसका पर्पस हो सकता है प्रोटेक्शन या प्रे कैप्चर। अब ये भी बड़े मजे की चीज है, दोनों तरह के काम हो सकते हैं। ये गौर कीजिए इस डायग्राम में, ये उसी तरह की चीज नहीं लग रही आपको? ये देखिए, ये ये तमाम उसी तरह की चीजें लग रही हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जितना है ये असल में सेल से बाहर आया हुआ सेल से बाहर आई हुई वो चीज है जो जो असल में ट्राइकोसिस्ट हैं, जिनको सेक्टोरिया भी कहा जा सकता है या सेक्टोरियन स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है। और ये जो ट्राइकोसिस्ट होते हैं ये दोनों तरह के काम करते हैं, प्रे कैप्चरिंग भी है और इनका काम जो है वो प्रोटेक्शन भी है। दोनों तरह के काम जो है ये करते हैं, ठीक है। जो हमें इसमें बहुत ज्यादा नजर आएगी वो क्या है, वो है इनकी कॉन्जुगेशन और फंक्शन ऑफ मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस। बेटा आप लोगों को सवाल है तो बताइए वरना आगे चलते हैं। नो क्वेश्चन? अच्छा जी,
यहाँ पर अब आगे चलते हैं बेटा कॉन्जुगेशन का पैरामीशियम में। सबसे पहले क्या है कि आपको बैक्टीरिया में अभी हमने कहा था कि आमतौर पर कंपैटिबल मेट्स होते हैं जो कि कॉन्जुगेशन, ठीक है, कुछ कंपैटिबल मेट्स हैं जो कि एक क्लोज रहेंगे, इनके दरमियान में मेट ब्रिज, कॉन्जुगेशन ब्रिज बनेगा। ब्रिज बनेगा, इसमें सबसे पहले चार से जरिए 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी सिर्फ एक एक जो है वो फंक्शन करता है, कोई सा एक, बाकी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। मेरी आवाज क्लियर नहीं है जी बेटा, और भी किसी को है प्रॉब्लम? जी सर, कट रही है आपकी आवाज। अच्छा 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 अच्छा। चलिए मैं इसको, एक मिनट आप लोग रुकिएगा, मैं लीव करके आता हूँ। उम्मीद है कि अब नहीं कटेगी। अब आ रही है? ठीक आ रही है? बेटा आवाज आ रही ठीक? जी सर, अब क्लियर है। जी सर, आ ओके हो गया। अब यहाँ पर जो है वो आपका ये मियोसिस करेगा, मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएगा, जिसमें से एक एक जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग में आएगा, बाकी डिसइंटीग्रेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एक है ना, यहाँ पर मियोसिस क्यों हुई है? यहाँ पर मियोसिस होने का मकसद ये है कि ये जो एक एक न्यूक्लियाई बच जाएगा, अब ये गैमीट काउंट होगा। और करें मेरी बात के ऊपर, ये जो एक एक न्यूक्लियाई बच जाएगा ये असल में गैमीट काउंट होगा। यहां पर अब ये एक डायग्राम यहां पर इन्होंने मिस की हुई है, मैं अब उसको ड्रॉ करने लगा हूं, ठीक है। इस जगह पर, इस जगह की डायग्राम इन्होंने मिस की हुई है, यहां पर वो डायग्राम आनी चाहिए। वो क्या है कि जब इस पैरामीशियम में, इस पैरामीशियम में 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और एक बच जाएगा ना, तो वो एक, एक तो क्या है कि क्योंकि मियोसिस हुई है तो वो हैप्लॉइड होगा। दूसरा, वो माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। ये हैप्लॉइड होगा और माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। ये जो माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियाई बनाएगा ना, अब इनमें से दोनों न्यूक्लियाई जो हैं वो एज ए गैमीट परफॉर्म करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो मियोसिस के जरिए 4 बने थे, उन 4 में से 3 डिसइंटीग्रेट हो गए, एक रह गया। वो एक माइटोसिस करेगा और 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, और ये दोनों न्यूक्लियाई जो हैं वो गैमी करने की जो है वो क्वालिटी रखते हैं। यानी ये दोनों किसके तौर पर परफॉर्म करेंगे? गैमीट्स के तौर पर। बेटा गैमी क्या होता है? गैमी का नहीं पता आप लोगों को? सीरियसली नहीं पता? गैमी होता है फ्यूज होना। गैमीट्स को गैमीट्स क्यों कहते हैं? गैमी, गैमीट्स, गैमी, ये जो गैमी है इसका मतलब होता है फ्यूज होना, ठीक है। तो ये जो 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने हैं आफ्टर माइटोसिस, अब क्या होगा कि ये दोनों गैमीट्स के तौर पे परफॉर्म करेंगे, लेकिन इनमें से एक दूसरे वाले में चला जाएगा, और जो दूसरा 2 न्यूक्लियाई बनाएगा उनमें से एक इधर आ जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? हुआ क्या है कि यहां पर दोनों में 4 4 बने थे,
उन 4 में से दोनों के 3 डिसइंटीग्रेट हो गए, एक रह गया। वो एक करेगा माइटोसिस और बना देगा 2। यहां पर भी ये वाला एक करेगा माइटोसिस और 2 बना देगा। ठीक है, जब ये 2 बना देगा तो एक जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा वो इधर आ जाएगा। अगर आप गौर करें थोड़ा सा इस डायग्राम के ऊपर, तो यहां पर उन्होंने कलर चेंज से आपको दिखाया हुआ है इसको। इसने भी 2 बनाए थे, इसने भी 2 बनाए थे, इसका एक इधर आ गया, इसका एक इधर आ गया। अब यहां पर क्या होंगे, ये फ्यूज हो जाएंगे। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि इसका माइक्रोन्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है। तो इसका मतलब है इन्होंने पर्टिकुलरली फ्यूज तो होना ही होना है, इन्होंने फ्यूज तो होना ही होना है, क्योंकि ये डिप्लॉयड बनाने हैं, दोनों हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, तो इन्होंने फ्यूज तो होना ही होना है। लेकिन ये दोनों जो हैं वो अब इनके इसके अंदर क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिकम्बिनेशन कर रहे हैं। यानी अब क्या हुआ है कि मियोसिस हुई और मियोसिस होने के बाद दोनों ने अपना अपना एक न्यूक्लियस एक्सचेंज कर लिया है और उसके नतीजे में ये रिकम्बाइन हो गए हैं। अब ये क्या करेंगे, ये माइक्रोन्यूक्लियर फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद ये 3 राउंड से गुजरेंगे माइटोसिस के, और माइटोसिस के 3 राउंड से क्या मतलब है, 8 माइक्रोन्यूक्लिया बनेंगे। 8 माइक्रोन्यूक्लियाई में 4 जो हैं वो मिलकर बन जाएंगे मैक्रोन्यूक्लिया। अब ये एक बड़ी बात है, गौर कीजिए। अगर डिप्लॉयड हुए, ये डिप्लॉयड हो गए, डिप्लॉयड होने के बाद इनमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस हुई और 8 न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है, माइटोसिस से जो आगे न्यूक्लियस बनते हैं वो क्या होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। अब जो 2n है ये भी 2n था, तो आगे डिप्लॉयड 2n ही बने। ठीक है, 2n बन गए। कितने न्यूक्लियस बने, 8। 8 में से 4 जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। 2n मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 8n। यानी जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो ऑक्टाप्लॉइड होता है। इससे भी आप एक और बात पे आप गौर कर लीजिए, जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड नहीं है, वो ट्रिप्लॉयड नहीं है, वो टेट्राप्लॉयड नहीं है, बल्कि वो ऑक्टाप्लॉयड है, क्योंकि वो 4 डिप्लॉयड न्यूक्लियाई के फ्यूज होने से बन रहा है। और हर एक में कितना सेट है, डिप्लॉयड में 2 सेट हैं। तो 4 डिप्लॉयड जब फ्यूज होंगे तो जाहिर है वो 8n बनेगा। तो हर मैक्रोन्यूक्लियस 8n होता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद इनमें बाइनरी फिशन होती है, और बाइनरी फिशन हो जाने के बाद जो है वो ये, यानी असल में अब आप गौर करें तो असल में जो रिप्रोडक्शन का जरिया है, जो अपनी नस्ल बढ़ाने का जरिया है, वो इनमें यही है। वो जो पहला प्रोसेस है कॉन्जुगेशन, मैंने आपको एक दफा पहले भी बताया था, कॉन्जुगेशन किस लिए यूज होता है बैक्टीरिया में। हेलो, क्या हो गया, कॉन्जुगेशन किस लिए यूज होता है बैक्टीरिया में। बाइनरी फिशन तो होता है बैक्टीरिया अपनी नस्ल बढ़ाता है, कॉन्जुगेशन किस लिए यूज होता है, या पैरामीशियम की बात कर लें। सर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। मोर पर्टिकुलरली इसको करें तो कॉन्जुगेशन एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक रिकम्बिनेशन की जाती है, बस। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें आगे नस्ल नहीं बढ़ती, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ते। लेकिन जो ये इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ सेल्स इन्होंने बढ़ाने होंगे तो ये बाइनरी फिशन ही करेंगे। रिकम्बिनेशन करने के लिए इनको कॉन्जुगेशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और वो यही यहाँ पर वही प्रोसेस फॉलो हो रहा है इस वक्त। ठीक है, तो दैट इज वाई आप ये कहते हैं कि रिप्रोडक्शन सिर्फ इधर हो रही है, बाकी जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एम है आपका वो रिकम्बिनेशन है। जी बेटा, क्वेश्चन है तो बताइए वरना आगे चलें। सर यहाँ पे कैरेक्टर्स में ये क्यों लिखा हुआ है कि जो सीलिएट्स हैं इनमें एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है, लेकिन जो माइक्रोन्यूक्लिया हैं वो ज़्यादा होते हैं, एक या उससे ज़्यादा। माइक्रोन्यूक्लियाई एक या उससे ज्यादा होते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं ना। देखिए, गौर करें ना, यहां पर इन्होंने दिखाया है कि ये जब सेपरेट हो जाएंगे तो फौरी तौर पर फ्यूजन नहीं होगी, फौरी तौर पर फ्यूजन नहीं होगी, बल्कि फ्यूजन थोड़ा सा लेट होगी। तो हो सकता है कि जिस टाइम पर आप एग्जामिन कर रहे हो तो माइक्रोन्यूक्लियस एक से ज्यादा आपको दिख जाए, इस बात का इम्कान तो मौजूद है। और दूसरी बात, एक और बात देखिए, जिस टाइम पर ये वो कर रहे होंगे, कॉन्जुगेशन कर रहे होंगे, उस टाइम पर इनके अंदर 4 माइक्रोन्यूक्लिया मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये ऐसा है कि ये सेपरेट होने के बाद भी एक से ज्यादा मैक्रोन्यूक्लिया इनके अंदर इनकी पोजेशन हो सकती है। ठीक है,
तो सर ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो माइक्रोन्यूक्लिया है वो परमानेंटली रिटेन करे सीलिएट्स, मतलब वो तो नहीं, मतलब इनको मल्टीपल रिसाइकल। माइक्रोन्यूक्लिया है। जैसे जितने भी आपको डायग्राम्स मिलेंगे, ये देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर भी ये जो डायग्राम आपके सामने है, इसमें माइक्रोन्यूक्लियस एक ही है, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो आमतौर पर होते एक एक ही हैं, लेकिन जो एग्जामिन स्टेज है, जिस टाइम पे आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं, वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज ये इस लिहाज से कह रहे हैं। जी बेटा, और कोई सवाल? समीना भी जो है। सर दोनों E10 होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। मेरी आवाज कहाँ कटी बेटा? सर आवाज भी कट गई और आप स्टैटिक हो गए थे, मिसाइल हो गए हैं। जी, अब ठीक होगा। क्या कह रही, सिसाइल? सिसाइल। सर हाँ आवाज जी, भी कट गई थी, आप मिसाइल हो गए थे। तौर पर सिसाइल हो गया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है नेट को? पता नहीं मेरे नेट को क्या हो रहा है। हाँ जी, ठीक है बस। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर मैं एक और चीज़ जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और वो क्या है, एक मिनट रुकिएगा बेटा। सिर्फ एक मिनट दीजिएगा मुझे। बार बार ना इशू आ रहा है कोई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ऑफ जनरेशंस प्लांट्स में। पर
जी बेटा जी, आवाज आ रही है? जी सर। नेट के साथ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इसमें जो है वो जो डायटॉम्स और ब्राउन एलजी पढ़े थे, हम एक मैकेनिज्म छोड़ा है और वो था ऑल्टरनेट। सर आवाज नहीं आ रही आपकी।